जैव विविधता के तौर तरीके समझने के बाद, जैव विविधता के संरक्षण के तौर तरीके समझने के बाद अब हम बात करते हैं जैव विविधता की कुछ सामान्य जानकारी पर। जब हम ये समझ रहे हैं कि जैव विविधता का संरक्षण अत्यंत जरूरी है और ये चीज धीरे धीरे विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा इसको पहचाना गया कि वाकई में इसका संरक्षण जरूरी है, और इसके लिए फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास भी किए गए। अलग अलग कई प्रकार के सम्मेलन हुए और उनमें कुछ गाइडलाइन तय की गई और हर देश की ये जिम्मेदारी तय की गई वे सभी अपने अपने देश में स्थित जो जैव विविधता है उसका संरक्षण करेंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन को लेकर। ठीक है, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है, कुछ जनरल नॉलेज की चीजें हैं जो भी हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, वैसे चैप्टर का हमारी समाप्ति बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन पर हो जाती है। उसके बाद छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जो हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ध्यान रखें, जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं। जैसे एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास जो किए गए जैव विविधता के संरक्षण को लेकर। ठीक है, इंटरनेशनल एफर्ट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी। इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रयास किया गया 1992 में, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में विश्व के लगभग सारे देशों ने मिलकर के इस बात पर मंथन किया। एक सम्मेलन हुआ कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, क्या क्या तरीके होने चाहिए। इस सम्मेलन को नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट कहते हैं, और ये अपने आप में आज तक बड़ा पॉपुलर है। उसके बाद तो उसके कई चरण आगे भी हो चुके हैं। पहली बार जो प्रयास हुआ था वो 1992 से शुरू हुआ था। ठीक है, तो जो संरक्षण का ये कार्य है, हम जो लिख रहे हैं सबसे पहली चीज कि इसकी कोई राजनीतिक परिसीमा नहीं है, कि किसी एक देश का उत्तरदायी नहीं है, सभी देशों का बराबर समान उत्तरदायी है और हर देशों को, हर अलग अलग कंट्री को अपने यहाँ की जैव विविधता का संरक्षण करना होगा। ठीक है, 1992 में रियो डी जेनेरो में हुई जैव विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन, जिसको हम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहते हैं, ये हुआ और उसमें राष्ट्रों को आह्वान किया गया कि वे जैव विविधता संरक्षण के लिए उचित उपाय करें और उनसे मिलने वाले लाभों को इस प्रकार से उपयोग करें कि वे लाभ दीर्घ काल तक मिलते रहें। अर्थात पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य जो फोकस था वो जैव विविधता संरक्षण था, कि जैव विविधता का किस तरह से हम संरक्षण करें और जो हम उनसे प्राप्त कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु जो भी हैं, उनसे जो हमें लाभ प्राप्त होते हैं, इनको इस तरह से लिया जाए कि ये लंबे समय तक प्राप्त हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम इसका अत्यधिक दोहन कर लें और ये समाप्त हो जाए, विलुप्त हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पृथ्वी सम्मेलन में इस तरह के कई सारे पॉइंट्स तय किए गए और सारे देशों ने इसमें सहमति व्यक्त की, बिल्कुल हम इस प्रकार का इनके संरक्षण का कार्य करेंगे। पृथ्वी सम्मेलन में जो कुछ तय हुआ वो 1993 से लागू भी हुआ, सभी देशों ने अपने यहाँ लागू किया। पृथ्वी शिखर सम्मेलन के समझौते को 29 दिसंबर 1993 से लागू भी किया गया और उसके बाद और भी पृथ्वी सम्मेलन हुए हैं, कई और सम्मेलन भी हुए हैं, जिससे समय समय पर जैव विविधता के संरक्षण की कई और नई गाइडलाइन विकसित की गई। पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो 2-3 मुख्य बातें थी, क्या क्या थी उसमें? सबसे पहले तो 3 मुख्य बातें थी इसके अंदर कि जैव विविधता का हमें संरक्षण करना है, इसका संपोषणशील उपयोग का मतलब है सस्टेनेबल यूज। संरक्षण करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल उनको कुछ यूज ही ना करें, हम जो प्रकृति से प्राप्त करते आ रहे हैं चीजें उनको इस्तेमाल करें, लेकिन उनका सस्टेनेबल यूज का मतलब है समझदारी से और सीमित मात्रा में यूज करें ताकि जैव विविधता का नुकसान न हो, जातियां विलुप्त न हो। ठीक है, बाकी आनुवांशिक स्रोतों के उपयोग से संबंध लाभों का न्याय संगत वितरण, वही मैंने कहा कि जो भी है उनका एक न्याय संगत वितरण हो, क्या यूज किया जाए, क्या यूज नहीं किया जाए, कितना यूज करें जैव विविधता को, ये सब चीजें इसमें तय की गई थी। तो ये एक अच्छा प्रयास था और आपसे क्वेश्चन में सीधा पूछा जाता है पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ? 1992 में हुआ है और रियो डी जेनेरो में हुआ है। ठीक है, पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ है। उसके बाद में इसी क्रम में आप देखिए 2002 में एक और महत्वपूर्ण कार्य हुआ और दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन हुआ और ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर ही एक और सम्मेलन हुआ है, जिसमें विश्व के 190 देशों ने शपथ ली कि वे सन 2010 तक जैव विविधता की जारी क्षति दर में वैश्विक, प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण कमी लाएंगे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 का ये सम्मेलन हुआ, 190 देश, लगभग सारे देश। ठीक है, और इन्होंने इस बात पे सहमति व्यक्त की कि 2010 तक जो हमारी जैव विविधता की क्षति होने की जो दर है उसमें हम अच्छी खासी कमी लाएंगे, मतलब जैव विविधता संरक्षण पर कार्य करेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इस तरह के समय समय पर प्रयास अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगे हैं, क्योंकि अब लगभग सभी को ये बात समझ में आ गई कि जैव विविधता कितनी जरूरी है और उसका संरक्षण क्यों जरूरी है।
और ये प्रयास उसी संघ में है। और इवन अब भी कई छोटे छोटे अलग अलग स्तरों पर प्रयास जारी हैं। कहीं एक पर्टिकुलर जीव को बचाने का भी प्रयास हो रहा है, उसके हिसाब से भी काम है, तो कहीं पूरे इकोसिस्टम को बचाने का भी प्रयास हो रहा है। विश्व में 2 ऐसे संगठन हैं जो जैव विविधता संरक्षण को लेकर के हमें काफी मदद करते हैं। ठीक है, वित्तीय रूप से भी मदद करते हैं, तकनीकी रूप से भी मदद करते हैं। उनमें देखिए, एक तो है वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और एक होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, WWF भी कहते हैं। ये दोनों जो हैं, ये उन सभी परियोजनाओं को सहायता प्रदान करते हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाई जाती हैं। हमारे देश में भी और कई अन्य देशों में WWF और वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन की मदद से कई सारी जैव विविधता संरक्षण की परियोजनाएं चल रही हैं। ये उसके लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं और भी हैं। ये 2-3 क्योंकि एनसीईआरटी में लास्ट में मेंशन किए हैं, तो अपने को ध्यान रखना है। एक तो 2002 का ही साउथ अफ्रीका में हुआ जोहान्सबर्ग का शिखर सम्मेलन, और 1992 का रियो डी जेनेरो का पृथ्वी शिखर सम्मेलन। इन 2 पर क्वेश्चन आता भी रहता है। बाकी ये वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, WWF, ये तो हम जनरल नॉलेज अखबारों में कई बार सुनते हैं इनके बारे में, ये थोड़ा सा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, कुछ जनरल बातें आपको और पता होनी चाहिए। जैसे अलग अलग प्रकार के जीवों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग परियोजनाएं बनी हैं। जैसे टाइगर जो हैं काफी कम रह गए हैं, और उनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। और भी अलग अलग प्रकार के जो अति संवेदनशील और संकटग्रस्त जीव हैं, जंतु हैं, उनके संरक्षण के लिए जिस क्षेत्र में वो जहाँ मिलते हैं वही उनका संरक्षण किया गया। संरक्षण के साथ साथ वहाँ नेशनल पार्क बना दिया गया ताकि उनका संरक्षण अच्छे से हो। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अलग अलग जीवों के आधार पर। जैसे अगर हम बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। जैसे मैं यहाँ देखिए, भारत में कुछ स्पेशल जो वाइल्ड लाइफ प्रोजेक्ट हैं, वन्य जीव को बचाने के लिए संरक्षण के कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण और बड़े ही प्रसिद्ध प्रोजेक्ट है, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर सबसे इम्पोर्टेंट, हम कई बार इसका नाम सुनते हैं। और प्रोजेक्ट टाइगर जो है भारत में 1 अप्रैल 1973 से चल रहा है, और ये केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। और पूरे भारत में जहाँ जहाँ टाइगर मिलते हैं उन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया, नेशनल पार्क बनाए गए कई सारे, और वहाँ टाइगर को संरक्षित भी किया गया और उनकी संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। और ये प्रोजेक्ट 1973 से आज तक सतत रूप से चल रहा है। लगभग जहाँ भी टाइगर मिलते रहे हैं, सभी उन क्षेत्रों को नेशनल पार्क के रूप में विकसित किया गया ताकि उनका संरक्षण हो सके। ऐसे ही गिर लोयन सेंचुरी प्रोजेक्ट, ये एक और विशेष प्रोजेक्ट है। ये गिर लोयन जो है गुजरात के गिर क्षेत्र में मिलते हैं। ये एशियाटिक लोयन है, और पूरे एशिया में केवल गुजरात की गिर में ही अभी बचे हैं, और यही इनका संरक्षण किया गया है। गिर नेशनल पार्क बनाया गया है, और ये केंद्र सरकार और गुजरात सरकार द्वारा 1972 से चलाया जा रहा है। बड़े ही फेमस नाम है ये, और हम सभी जनरल नॉलेज के तौर पर इनको ध्यान भी रखें। इसी तरह से हिमालयन मस्क डियर प्रोजेक्ट, मस्क डियर होता है कस्तूरी मृग, ये भी अपनी कस्तूरी की वजह से इसका काफी शिकार हुआ है, और ये बिल्कुल खत्म होने की स्थिति में आ गई। और इसको बचाने का भी प्रोजेक्ट तैयार किया गया। यूपी गवर्नमेंट, IUCN एंड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। ठीक इसी तरह से मणिपुर ब्रो एंटलर डियर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये भी एक प्रकार के वही सींगधारी हिरण होते हैं, उनका प्रोजेक्ट है जो कि 1977 से चल रहा है। मतलब ये कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं, वन्य जीव को बचाने के प्रोजेक्ट हैं जो अलग अलग जगहों पर चल रहे हैं, उनकी एक जानकारी दी है। एक दो और भी है, जैसे हंगुल जो होता है जम्मू और कश्मीर में मिलता है, और हंगुल को बचाने के लिए 1970 से जम्मू कश्मीर सरकार, IUCN, WWF ये जो है इनको संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चला रही है। इसी तरह से क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इस तरह के कुछ प्रोजेक्ट और भी लिए गए हैं। तो जितने भी संकटग्रस्त एंडेंजर्ड जीव जंतु हैं वो जहाँ मिलते हैं उनको वहीं पर नेशनल पार्क बनाकर संरक्षण किया जा रहा है, और उनके आधार पर कई तरह के प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं। ठीक है, भारत के कुछ प्रोजेक्ट टाइगर से रिलेटेड, कुछ आप चाहें तो टाइगर रिजर्व भी नाम याद रख सकते हैं। टाइगर रिजर्व वैसे तो कई सारे हो चुके हैं भारत में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क शुरुआत यहाँ से हुई थी, नैनीताल उत्तरांचल, नाम पता होना चाहिए, ये भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ही आता है। दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ कहाँ मिलते हैं प्रोजेक्ट, इसमें कौन से जीव का संरक्षण हो रहा है, बस ये चीज पूछ ली जाती है। ये सब प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित है। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क मांडला बालघाट ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, और सिमलीपल नेशनल पार्क उड़ीसा में है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व हैं। ऐसे ही राजस्थान में भी रणथंबोर है,
ठीक है, सरिस्का है, ये कुछ प्रोजेक्ट टाइगर के ही अंतर्गत आने वाले नेशनल पार्क हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल जानकारी है जो हमें पता होनी चाहिए ना। और कुछ भारत में जैव विविधता से संबंधित इंपॉर्टेंट सूचनाएं हैं, कुछ कानून बने हुए हैं, उनके ईयर वगैरह पूछ लिए जा सकते हैं। जैसे भारत वन नीति, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो है हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई और उसको संशोधित भी किया गया। तो फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में संशोधित हुई है। भारत के जैव विविधता अधिनियम को संसद में 2002 में जैव विविधता अधिनियम को पारित किया गया, जिसमें जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित कई पहलू थे। ठीक है, फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया 1927, अंग्रेजों के समय से ही एक फॉरेस्ट एक्ट बना हुआ है कि जंगल से क्या चीज आप काट के ला सकते हो, क्या नहीं ला सकते हो, जंगल को बचाने से संबंधित कई सारे कानून है। ठीक है, इसी के आधार पर फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी, 1988 में उसको संशोधित भी किया गया है। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा कानून 1972 में एक और ये वन्य जीव सुरक्षा कानून जिसका संशोधन 1991 में हुआ, ये भी बना। इसमें जो मुख्य बातें हैं कि प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध है। ठीक है, विशिष्ट पौधों का संरक्षण भी है, सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भी इसके अंतर्गत होती है। चिड़ियाघरों को और अधिकार दिए गए ताकि जंतुओं का सुरक्षा हो सके। और इसके अलावा वन्य प्राणियों और उनके व्यापार से संबंधित प्रतिबंध है। ठीक है, कई बार हम शेर की खाल के लिए, हाथी के दांत के लिए जो इनका शिकार होता है उन पर नियंत्रण। तो ये जो कानून बने हैं दरअसल वन्य जीव और वन्य जैविक संपदा को बचाने के लिए बने हैं। तो भारत के कुछ ये अलग अलग प्रकार के कानून हैं। कानून और कौन से सन में शुरू हुए हैं, क्या हुए हैं, ये सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज की चीजें हैं, पता होनी चाहिए। ठीक है, एक और देखिए जैव विविधता बचाने से संबंधित एक और बड़ा फेमस आंदोलन है। जब हम जैव विविधता की इतनी बात कर रहे हैं तो हम इसका जिक्र जरूर करें, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो है मार्च 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी। चमोली जिले गोपेश्वर गांव, ये उत्तरांचल की बात है। ठीक है, वहां पर ये शुरुआत हुई थी। उत्तराखंड के चमोली जिले में गोपेश्वर गांव में 1973 में शुरू हुआ था। एक्चुअली ये जो है दो मुख्य नेता है यहाँ पर, एक तो सुंदरलाल बहुगुणा और एक चंडी प्रसाद। ठीक है, यहाँ पर एक क्षेत्र है टिहरी और यहाँ पर एक बड़ा बांध बनना था। टिहरी बांध बना भी है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, उस समय यहाँ पर बांध निर्माण से लेकर अन्य कार्यों के लिए पेड़ काटे जा रहे थे। सुंदरलाल बहुगुणा उनके साथी चंडी प्रसाद ने इस चीज का काफी विरोध किया, पेड़ों को बचाने का प्रयास किया गया। और यहाँ एक नया तरीका इन्होंने निकाला कि जब भी पेड़ काटने के लिए कोई आते थे तो ये लोग उन पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि इसको कोई काट नहीं पाए। और इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही क्या रखा, चिपको आंदोलन। इसी से मिलते जुलते कई आंदोलन देश में और भी जगह हुए हैं। राजस्थान में भी इस तरह के आंदोलन हुए, अमृता देवी के नेतृत्व में। खेजड़ी और इनके पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उन्होंने भी चिपको आंदोलन किया है। दक्षिण भारत में भी हुए, दक्षिण भारत में तो उसका नाम भी एपीको मूवमेंट किया गया था। ठीक है, जहाँ पेड़ों को बचाने के लिए इसी तरह से पेड़ों से लिपट जाए जाते थे। तो चिपको आंदोलन में बेसिकली शुरुआत हुई थी सुंदरलाल बहुगुणा, नाम बहुत फेमस नाम है, चंडी प्रसाद, इन्होंने उत्तराखंड चमोली से इसकी शुरुआत करी। पेड़ों को बचाने के लिए व्यक्ति पेड़ों से लिपट जाया करते थे ताकि इसे कोई काट न पाए। आप देखिए ये जो चीज है ये दर्शाती है कि जैव विविधता के प्रति और इवन पेड़ पौधों के प्रति भी मानव का कितना प्यार है। और ये चीज समझ में भी आती है कि इनकी जरूरत क्या है। ठीक है, अब ठीक है, आधुनिक डेवलपमेंट के लिए हमें कई बार जंगल साफ करने पड़ते हैं, कई चीजें बनानी पड़ती हैं, लेकिन इसमें एक संयम जरूरी है और एक संतुलन भी जरूरी है। ऐसा भी ना हो कि हम विभिन्न प्रकार के डेवलपमेंट के चक्कर में हम सारी जैव विविधता को समाप्त कर दें। और इसीलिए ये जो प्रयास किए जाते हैं, ये संतुलन जरूरी है कि अगर हम कहीं कुछ पेड़ काट भी रहे हैं तो उसके एवज में उससे ज्यादा लगाएं भी सही, और जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट है उनको हम न छेड़ें। ठीक है, तो ये कुछ इसी तरह की चीजें हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भारत और अन्य जगहों की कुछ जैव विविधता को लेकर, तो ये मैंने कुछ स्पेशल पॉइंट्स दिए हैं। ये जनरल नॉलेज की चीजें हैं, आप वैसे भी ध्यान रख सकते हैं, हमें पता भी होना चाहिए। जैसे ये तो मैंने पहले बता दिया कि अमेजन वर्षावन को हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऑक्सीजन यहाँ, क्योंकि इतने घने वन है कि 20% से ज्यादा जो ऑक्सीजन पृथ्वी की वो यहीं से निकलती है। ठीक है, विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर पढ़ रहे तो नाम तो ये था नहीं चाहिए। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वर्ष 2010 को यूएनओ द्वारा जैव विविधता संरक्षण वर्ष घोषित किया गया था। 2010 को बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ईयर कहा गया था। ठीक है, 2011 यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया गया। ये दिखाता है कि कहीं न कहीं जैव विविधता के बचाने के प्रयास
गंभीरता से चल रहे हैं। ये जागरूकता फैलाना भी एक उद्देश्य होता है कि हमें पता चले कि वाकई में जैव विविधता का क्या महत्व है। 2010 को कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ईयर घोषित किया गया था। बाकी कुछ चीजें मैंने पहले भी बताई आपको। संसार का प्रथम नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका का। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तरांचल नैनीताल में। ठीक है, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व ये है रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान सवाई माधोपुर में है। इसका एरिया बहुत छोटा है और यहाँ बहुत ही अच्छा प्रसिद्ध स्थल भी है, लोग यहाँ पर घूमने भी आ रहे हैं। ठीक है, ये सबसे छोटा, जबकि सबसे बड़ा जो होता है वो नागार्जुन सागर सेरिसैलम सेंचुरी है जो गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे पहला, ये कुछ जनरल जानकारी है। कुछ और चीजें देखें, जैसे देखिए नंदन कानन जू, इसका स्पेशल जिक्र होता है नंदन कानन का, क्योंकि यहाँ पर सफेद बाघ व्हाइट टाइगर का संरक्षण किया गया है। तो व्हाइट टाइगर अपने आप में बहुत रेयर चीज है और इसका संरक्षण नंदन कानन में किया गया। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरला में, और इसका भी बहुत जिक्र होता है बार बार। यह हाथी और ऑटर के लिए प्रसिद्ध है, केरल में है, हाथियों के संरक्षण के लिए है। केरल में पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये कहते हैं फूलों की घाटी, इस तरह से ये नाम है। उत्तरांचल में गढ़वाल के चमोली में ये, और यहाँ पर तरह तरह के फूल मिलते हैं पहाड़ों की घाटियों में। तो बड़े ही विशिष्ट क्षेत्र है। देखिए अलग अलग प्रकार के पौधे जंतुओं के लिए और उनको वहीं पर संरक्षण करने के लिए नेशनल पार्क सेंचुरीज बनाई भी गई हैं। ठीक है, ऐसे ही जंगली गधा वाइल्ड आस, ये गुजरात के कच्छ रीजन में और पाकिस्तान में मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो है एंडेंजर्ड में आता है। ये भी जो है जंगली गधा, जो नॉर्मली हमें गधे दिखते हैं वो अलग हैं, और जंगली गधा जो होता है वो अलग होता है थोड़ा, उसकी क्षमता भी अच्छी होती है, उसको यूज भी किया जाता है और इसीलिए वो कम होते जा रहे हैं। ये कच्छ के मैदानों में पाकिस्तान में पाया जाता है। ठीक है, विश्व के सबसे ज्यादा गधे मतलब जंगली गधे जो है पाकिस्तान में मिलते हैं, गुजरात के कच्छ में भी, और इनके भी संरक्षण के लिए यहाँ प्रयास किया गया है। ठीक है, इसी तरह से रेड पांडा का नाम आप जानते हैं, कई बार जिक्र होता रहता है। रेड पांडा भी जो है एंडेंजर्ड है, संकटग्रस्त है। कंचनजंगा सिक्किम में इनके संरक्षण के लिए कार्य किया गया है, वहां पर इनके लिए सेंचुरीज बनाई गई हैं। ठीक है, और देखिए कुछ और चीजें देखें। हंगुल जो मैं बता रहा था, कश्मीर स्टेट कहते हैं इसको, और ये भी डचिंगम श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पाया जाता है और यहीं पर इनके संरक्षण के लिए प्रयास भी किया गया है। ये कुछ विशेष साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से उड़कर आते हैं हर साल, और भरतपुर जो पक्षी विहार है घाना, वहां हर साल आते हैं, और इनका इतना लंबा सैकड़ों किलोमीटर का माइग्रेशन है, ये उड़कर आते हैं और अपना ब्रीडिंग सीजन में यहाँ आते हैं, फिर ये वापस चले जाते हैं, बिल्कुल रहना तो रास्ता बोलते हैं, और बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है माइग्रेशन का यहाँ पर। ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है ये भी एंडेंजर्ड में है, क्योंकि आजकल ये जितने लंबी दूरी तय करके आते हैं तो इनका कई बार रास्ते में शिकार कर लिया जाता है, ये मर जाते हैं और कम होते जा रहे हैं। ठीक है, केलादेव पक्षी विहार भरतपुर में इसका विशेष रूप से संरक्षण किया गया है, और ये साइबेरिया से यहाँ पर हर वर्ष एक निर्धारित समय में आते भी हैं। बड़ा ही विशिष्ट उदाहरण है ये। ठीक है, बाकी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सभी जानते हैं, काफी बड़ा पक्षी है ये, और ये विशालकाय पक्षी जो होता है इसकी गर्दन और टांगे बहुत लंबी होती है। राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात में पाया जाता है, और ये भी जो है काफी कम बचे हैं और इनका भी संरक्षण किया जा रहा है। ये कुछ विशिष्ट हमारे वन्य जीव हैं, पौधे जंतु हैं, जिनके संरक्षण की भी आवश्यकता है, बहुत कम बचे हैं और प्रयास भी जारी है। इन्हीं के आधार पर सेंचुरीज और ये सारी चीजें बनाई गई हैं। चैप्टर के बीच में हमारे पास में IUCN की एक बुक का नाम आया था, रेड डाटा बुक। हालांकि वैसे मैंने वहां बता ही दिया था, फिर भी ध्यान रखें, IUCN रेड डाटा बुक का प्रकाशन करता है। इसमें इसके जो पेज होते हैं रेड पिंक कलर के होते हैं, और रेड कलर सिर्फ इसलिए दिया गया क्योंकि हम जानते हैं कि रेड कलर खतरे का निशान है, और ये जो जातियां हैं ये खतरे के निशान पर हैं, विलुप्त होने वाली हैं, तो इसलिए इनको रेड पेज पर दिया जाता है ताकि ये खतरा हमें महसूस हो। तो रेड डाटा बुक छपाई जाती है। इस पुस्तक में उन जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड होता है जो खतरे में चल रहे हैं, विलुप्त होने वाले हैं। यह पुस्तक IUCN द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, इसमें पूरे विश्व के जितने संकटग्रस्त जंतु, पौधे और जो भी जातियां हैं उनकी लिस्ट होती है। हमारी भी जानकारी में आता है कि कौन बिल्कुल विलुप्त होने वाला है, कौन खत्म होने वाला है, किसको बचाना है, किसको नहीं बचाना है। तो रेड डाटा बुक प्रकाशित होती है। ठीक है, अब आजकल इसी संदर्भ में एक और ग्रीन डाटा बुक का भी प्रकाशन होने लगा है। ग्रीन डाटा बुक जो है थोड़ा सा संदर्भ अलग है। यहाँ पर क्या पुस्तक में विकासशील देशों के संपोषणशील विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हम जैव विविधता का जो यूज करें वो समझदारी से करें, उसके तो तौर तरीके होते हैं, कैसे किया जाता है वो छपाया जाता है इसके अंदर।
ये भी यूएनओ द्वारा ही प्रकाशन होता है इसका भी। ग्रीन डाटा बुक में उन जीवों के नाम भी आते हैं जो हमारे संरक्षण के प्रयासों से अब विलुप्तता की कैटेगरी से निकल आए हैं। कई ऐसे पौधे जिनको हमने संरक्षण किया है, पौधे हैं, जंतु हैं, जो अब रेड डाटा में नहीं है, अब उनकी अच्छी खासी संख्या हो गई है, तो हम उनको विलुप्तता की श्रेणी में नहीं रखते हैं, उनको ग्रीन डाटा में ट्रांसफर कर देते हैं। बाकी जैव विविधता का कैसे यूज करना है, कैसे हम उसको सस्टेनेबल यूज करें कि विविधता भी समाप्त नहीं और हमारा भी काम चल जाए, इस प्रकार की कई रणनीतियां इसके अंदर प्रकाशित होती है, ग्रीन डाटा बुक कहलाती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 2-3 चीजें हैं। अच्छा, अंत में एक और चीज देखिए, साइलेंट वैली। जब हम बात कर रहे हैं अलग अलग प्रकार की जगहों की, तो केरल की साइलेंट वैली के बारे में भी हमें जरूर पता होना चाहिए। निश्चित रूप से आपने भी हो सकता है सुना हो। ये जो है, ये इस प्रकार का वन क्षेत्र है जहां अगर आप रात में जाएं तो बिल्कुल साइलेंस रहता है, जबकि आमतौर पर यह रहता है कि कभी भी आप किसी जंगली क्षेत्र में जाइए तो रात में हमें अलग अलग प्रकार के पशु की, जंतुओं की आवाजें आती हैं, और कुछ नहीं तो कीड़े मकोड़ों में स्पेशली जो झिंगूर होता है उसकी आवाज जरूर आती है। लेकिन इस वन में एक भी झिंगूर नहीं है, और झिंगूर नहीं होने की वजह से रात को किसी तरह की कोई आवाज नहीं आती, और बिल्कुल साइलेंस रहता है। शांत घाटी कहते हैं, साइलेंट वैली कहा जाता है। विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है और बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है साइलेंट वैली। केरल के पालघाट क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये ट्रॉपिकल रीजन में है और सदाबहार वन होता है, बहुत घना वन है, और इसे अब राष्ट्रीय सुरक्षित वन भी घोषित किया गया है। साइलेंट वैली कहते हैं क्योंकि यहाँ पर रात्रि में किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर झिंगूर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और ये फॉरेस्ट का फॉरेस्ट पूरा का पूरा संरक्षित किया गया, बड़ा विशेष क्षेत्र है ये भी ध्यान रखें। ऐसे एक और देखिए, तितली बटरफ्लाई पार्क, भारत में ये भी विकसित किया गया और ये भी विश्व में अपना अनोखा पार्क है। भारत का प्रथम तितली पार्क, बटरफ्लाई पार्क केरल में 1992 में सिक्किम राज्य के गंगटोक शहर में स्थापित किया गया है, ठीक है। जैव विविधता से संबंधित ये छोटी छोटी जानकारियां हैं जो हमें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। एक्चुअली देखिए, जैव विविधता क्या है, जैव विविधता को संरक्षण क्यों जरूरी है, जैव विविधता का मानदंड क्या है, पूरे पृथ्वी पर कितनी जीव जातियां हैं, उनका संरक्षण क्यों जरूरी है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, और फिर जैव विविधता का ह्रास, लॉस किस किस कारणों से हो रहा है, फिर हम उसका संरक्षण करें तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इन सिटू कंजर्वेशन, एक्स सिटू कंजर्वेशन, कंजर्वेशन के विभिन्न तरीके, ये सब कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ा। और अंत में जैव विविधता से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रयास किए गए हैं उनको लेकर के भी मैंने थोड़ी बहुत बातें बताई हैं। अब इस चैप्टर में सामान्य ज्ञान से संबंधित बहुत सारी बातें हैं। जैव विविधता का ये चैप्टर केवल हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नहीं है। आप देखिए, सामान्य तौर पर अखबारों में इनके बारे में खूब आता है, अन्य दूसरे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इनके बारे में अक्सर पूछा जाता रहता है। तो आप देखिए, जैव विविधता से संबंधित जो आंकड़े आपको इस चैप्टर में बताए गए हैं, कितनी जातियां हैं, क्या है क्या नहीं है, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। अपने एक पेज पर जो है इन सारे एनसीईआरटी के आंकड़े हैं, हमने ज्यादा इधर उधर के नहीं लिए, इनको लिख लें, ठीक है। फिर कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, क्या है, किसका संरक्षण किया जा रहा है, सारी चीजें। तो जो भी आपको फिगर दिए गए हैं, नेशनल पार्क कितने, सेंचुरीज कितनी, कहाँ कौन सी, पहली कौन सी, क्या है, ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पृथ्वी सम्मेलन पर क्वेश्चन आया हुआ है, और इसी तरह से जोहान्सबर्ग का साउथ अफ्रीका में जो सम्मेलन हुआ उस पर भी बात हुई है। आप एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मैंने आज ज्यादातर वही चीजें बताई। हाँ, बाद में मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हैं, लेकिन ये हमारे सामान्य ज्ञान के हैं। रेड डाटा, ग्रीन डाटा बुक पता होनी चाहिए। चिपको मूवमेंट पर खूब बातें होती है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जैव विविधता के संरक्षण में कई सारे कार्य हुए हैं इस तरह के, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका पूरा बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन, जैव विविधता और उसके संरक्षण का एक चैप्टर समाप्त होता है। अच्छी तरह से लेक्चर्स को भी सुनिए सारे, और साथ में एनसीईआरटी को भी पढ़ लीजिए, और संक्षिप्त में जितने आंकड़े दिए हैं, जो जो फिगर्स दिए हैं, वो लिख करके उनको याद भी कीजिएगा, ठीक है। जो इंडेंजर्ड जातियां हैं उनके पौधों और जंतुओं के नाम भी याद रखने पड़ेंगे। यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही जनरल नॉलेज, कॉमन नॉलेज का चैप्टर है, तो ये वैसे भी हमें सबको पता होना चाहिए। थैंक यू।